नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का नोटबुक आईएएस में स्वागत है। जैसा कि पहले ही बतलाया जा चुका है कि हमारा आरओ के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है। उसी में मैं यश कुमार आप लोगों को आज वित्त आयोग के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए हम लोग वित्त आयोग के बारे में शुरू से ही चर्चा कर लेते हैं कि इसका गठन कब और अभी तक कितने कुल वित्त आयोग का संस्तुतियाँ दे चुकी हैं। वित्त आयोग सामान्यतः अगर देखा जाए, वित्त आयोग किसी भी अर्थव्यवस्था, किसी भी देश के लिए एक महत्वपूर्ण आयोग होता है जो कि रिकमेंडेशन राज्य और केंद्र के बीच, और यह स्थिति उस समय पहुंचती है विश्व में शासन व्यवस्था में। अगर आप देखें तो शासन व्यवस्था में आपको दो रूप मिलते हैं, एक एकात्मक रूप मिलता है, एक संघात्मक रूप मिलता है। यहीं यूनियन कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं फेडरल लिखा रहता है। जो एकात्मक रूप होता है, इसमें शासन का जो शीर्ष नेतृत्व होता है एक ही लोगों के हाथ में होता है, जबकि संघात्मक में केंद्र, राज्य और लोकल बॉडी, 3-4 स्तरों पर यह पूरी शासन व्यवस्था बटी होती है। जब शासन व्यवस्था 3-4 भागों में बटी रहेगी तो वहाँ पर वित्त के एलोकेशन में यानी बंटवारे में समस्या उपजेगा। आइए हम लोग उस समस्या के बारे में जिक्र कर लेते हैं। उसे राजकोषीय संघ की समस्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। सबसे पहले आता है ऊर्ध्वाधर संघीय राजकोषीय असंतुलन। इसके अंतर्गत इसका सबसे पहले हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। वह स्थिति जिसमें संघ सरकार की आय उसके व्ययों की आवश्यकता की पूर्ति की तुलना में अधिक हो, जबकि राज्यों की आय उनके कार्यों के लिए आवश्यक व्यय को पूरा करने की तुलना में कम हो। आइए हम लोग इसे साधारण भाषा में समझ लेते हैं कि केंद्र यानी भारत सरकार और विभिन्न राज्यों के बीच में एलोकेशन कैसे किया जाए, उस आधार पर इसे हम लोग ऊर्ध्वाधर कहते हैं। ऊर्ध्वाधर का मतलब केंद्र यहाँ हो गया और राज्य यह हो गए। इसमें किस प्रकार, यह मान लीजिए केंद्र हो गया, इसमें यह राज्य हो गए, तो राज्यों के बीच में किस प्रकार एलोकेशन किया जाए राजकोष का, उसी के बारे में यहाँ पर कहा गया है। आइए हम लोग दूसरे पर चलते हैं। क्षैतिज बंटवारा। क्षैतिज, जैसा कि आप लोग इसके शब्दावली से ही समझ रहे हैं क्षैतिज क्या होता है। आइए पहले हम लोग डिफिनीशन देखते हैं। वह स्थिति जिसमें विभिन्न राज्यों की बजटेरी प्राप्तियों एवं किए जाने वाले सार्वजनिक व्यय के बीच अंतर हो। आप जैसा जानते हैं, आगे मैं पढ़ाऊंगा यह बजट क्या होता है और इसमें सार्वजनिक और निजी व्यय क्या होता है, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर। यदि सभी राज्य प्रत्येक दृष्टि से एक ही क्षैतिज धरातल पर हों, इस प्रकार असंतुलन नहीं देखा जाएगा, पर सामान्यतः ऐसा नहीं पाया जाता है। इसका तात्पर्य क्या है, आइए हम लोग समझ लेते हैं। इसका तात्पर्य यहाँ पर यही है कि मान लीजिए एक राज्यों का एक समूह है, जैसे भारत है। भारत में कुल राज्य हैं, सपोज दैट, तो यूपी हो गया, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, ऐसे ही राज्य हैं। तो इन राज्य जो हैं इनका एक्सपेंडिचर उस डिफिनीशन के आधार पर यदि हम देखें तो यह जो राज्य हैं इनका प्राप्तियां, बजट की प्राप्तियां और सार्वजनिक व्यय सबका समान हो, सबका क्या हो, समान हो, बराबर हो, एक दूसरे में समानता पाई जाए। जब एक दूसरे में समानता पाई जाएगी तो ऐसी कोई स्थिति उपजेगी नहीं। लेकिन क्या होता है कि राज्यों में जैसे केरला हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, इनमें सब में असंतुलन होता है। किसी का पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होता है तो किसी का पर कैपिटा इनकम कम होता है। कहीं लिटरेसी रेट ज़्यादा होती है तो कहीं जनसंख्या ज़्यादा होता है, और अन्य मानक होते हैं जो कि असंतुलन को पैदा करते हैं। ऐसी स्थिति भारत या विश्व में
ज़्यादातर जो संघात्मक व्यवस्था होती है वहाँ यह पाया जाता है। तो यह स्थिति आप लोग समझ लिए। आइए हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बतला दूं, G.R. गाडगिल, यह फार्मूला आया था 1969-70 में। यह चौथी पंचवर्षीय योजना का समय था और इस समय इन्होंने इन्हीं के जो फार्मूला था वही फार्मूला वर्तमान समय में संशोधन करते हुए परिस्थिति के और समय के अनुसार परिवर्तन करते हुए वर्तमान समय में यही फार्मूला जो सूत्र है वह लागू हुआ है। और आइए G.R. गाडगिल के बारे में देख लेते हैं यह क्या कहे थे। 60% जो टोटल टैक्स कलेक्शन होता है उसका 60% जो है वह जनसंख्या के आधार पर बांटा जाएगा। यदि जिस राज्य में जनसंख्या ज़्यादा होगी तो वहाँ पर जो एलोकेशन होगा इसका वह 60% उस राज्य में ज़्यादा जाएगा। और 10% कर प्रयास, वह कितना प्रयास कर रहा है टैक्स का दायरा बढ़ाने के लिए, यानी टैक्स का बेस बढ़ाने के लिए। जब आप जानते ही हैं टैक्स जब बढ़ेगा तो उस राज्य में राजस्व की वृद्धि होगी। जब राजस्व की वृद्धि होगी तो वह केंद्र के पास वह राजस्व जाएगा। और तीसरा हम लोग देख लेते हैं, उस समय महत्वपूर्ण था सिंचाई परियोजनाओं के आधार पर, तो इसको महत्व दिया गया, इस पर 10% रखा गया। और आगे देख लें, राज्यों में विशेष समस्याओं के आधार पर, आप जानते हैं विभिन्न राज्यों में कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, यहीं आगे जाकर विशेष राज्य में भी यही जुड़ जाता है। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं 10% जो होता है वह राज्यों में प्रति व्यक्ति के आधार पर, वहाँ पर कैपिटा इनकम क्या है आप जानते ही हैं। पर कैपिटा इनकम किसे कहते हैं? पर कैपिटा इनकम यह जो होता है किसी भी देश या किसी भी राज्य की टोटल जीडीपी, अगर राज्य के अनुसार देखें तो उसे SGDP के रूप में परिभाषित करते हैं। और वहाँ की जो उस राज्य की, जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश का टोटल जो जीडीपी होगा उस राज्य का सकल घरेलू उत्पाद, जिसे SGDP भी कह सकते हैं आप, और वहाँ की टोटल जो पॉपुलेशन होगी उसी से जब डिवाइड करेंगे तो यही पर कैपिटा इनकम उस राज्य की, जिस राज्य के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं उस राज्य का हम लोग पर कैपिटा इनकम इसी के माध्यम से, और देश का भी पर कैपिटा इनकम इसी के आधार पर हम लोग निकालते हैं। अगर देश का बात करेंगे तो यहाँ से यस हटा देंगे। ठीक है, आइए हम लोग आगे जिक्र करते हैं। और इन सबको टोटल आप करेंगे तो 100 हो जाएगा। 100% जब कोई वित्त प्राप्त होता है, नेट रेवेन्यू जो प्राप्त होता है, उसको जब राज्यों के बीच में बांटा जाता है तो उसको इसी के आधार पर बांटा जाता है। सुपर दैट मान लीजिए यह 60% यह हो गया 60%, और इसमें क्रमशः आप इसको बांट सकते हैं एक सर्किल बना के 100 मान के, तो उसी आधार पर यह गाडगिल फार्मूला। आइए आगे हम लोग इसमें प्रगति देख लेते हैं। सबसे बड़ी जो प्रगति हुई थी यह अगस्त 1980 में हुई थी। यह छठी पंचवर्षीय योजना था। आप जानते ही हैं दूसरी बार प्रधानमंत्री बनती हैं इंदिरा गांधी जी, जनता पार्टी सरकार गिर जाती है, उसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं, तो 1980 में इसमें मामूली बदलाव किया जाता है। यह मामूली बदलाव जो होता है वह पर कैपिटा इनकम का जो आधार था वह पहले 10% था, उसको बढ़ाकर उसका भार को 20% कर दिया गया। अब आइए हम लोग आगे इसमें सुधार देखते हैं। अक्टूबर 1990 में इसका सुधार किया गया था और इसको 91-92 के वित्तीय ईयर में इसको लागू किया गया था। इसमें क्या था, जनसंख्या पर टोटल रेवेन्यू का जो नेट रेवेन्यू है उसका 55% खर्च करने की बात की गई थी, और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाकर जो यहाँ पर 20% था इसे बढ़ाकर 25% कर दिया गया। और फिर राजकोषीय प्रबंधन, यानी वहाँ राजकोषीय का किस प्रकार राजकोष का
खर्च किया जा रहा है उसकी डिसिप्लिन क्या है उसको आपका 5% कर दिया गया। अगर वर्तमान समय में देखेंगे तो जो FRBM एक्ट है, FRBM एक्ट यह 2003 में आया था। यह एक्ट इसी से संबंधित है और राज्यों में भी इसी के आधार पर लागू किया गया है। और आप देखेंगे वर्तमान समय में जो FRBM एक्ट है उसमें संशोधन के लिए NK सिंह कमेटी का गठन किया गया था और उन्होंने रिकमेंड किया और राज्यों के लिए अलग अलग मानक अपनाए। आइए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। राजकोषीय प्रबंधन पर 5% रखा गया और विकास की विशिष्ट समस्याओं को 15%, जो पहले की 10% था उसे बढ़ाकर 15% कर दिया गया। आइए हम लोग आगे देखते हैं। 1991 में एक नया फार्मूला आया और इस फार्मूले को प्रणब मुखर्जी फार्मूला भी कहा जाता है, जो हमारे राष्ट्रपति थे और कई पदों पर यह विदेश मंत्री भी रहे हैं, वित्त मंत्री भी रहे थे। इन्होंने 1991 में अपना फार्मूला दिया और 1992 में ही आपका LPG मॉडल आया था। तो उसमें उन्होंने 60% जो कहा था वो 1971 की जनसंख्या पर, क्योंकि जनसंख्या एक बहुत बड़ा इशू बन गया था दक्षिण भारत के राज्य और उत्तर भारत के राज्यों में, क्योंकि TFR जो होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट जो होता है, इसका तात्पर्य यही है कि एक महिला अपने जीवन काल में जब वह जीवन काल में वह कितने बच्चा पैदा कर सकती है। वर्तमान समय में 2.1 है, जबकि अन्य राज्यों का गिर रहा है। यदि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो उत्तर प्रदेश का भी काफ़ी डाउन हुआ है। उत्तर प्रदेश, बिहार चूँकि सबसे उच्च हैं यहाँ पर TFR, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार का लगातार इसमें गिरावट आ रही है। जबकि अगर दक्षिण भारत के राज्यों में देखेंगे तो जो 2.1 है इससे काफ़ी नीचे आ गया है। तो यही समस्या आई उस समय, तो वहाँ पर 1971 की जनसंख्या को एक मानक स्थान रखा गया और उसी के आधार पर जनसंख्या को 60% के रूप में टैक्स का बंटवारा वहाँ पर स्थापित किया गया और वर्तमान समय में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। और 25% जो है वो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, और इसमें 20% विचलन को रखा गया और 5% दूरी के आधार पर रखा गया। 7.5% कर प्रयास और राजकोषीय प्रबंधन को दिया गया कि कौन जो राज्य अच्छा काम कर रहे हैं अपने टैक्स और राजकोषीय प्रबंधन में, उनको एक उपहार स्वरूप उनको 7.5% टोटल टैक्स का उनको दिया जाएगा। और 7.5% जो किया गया वह विशिष्ट समस्याओं के आधार पर कि विशेष राज्य में कोई विशेष समस्या है तो उस समस्या के निपटने के लिए 7.5% रखा गया। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। जो प्रणब मुखर्जी फार्मूला है इसमें 1996 में एक संशोधन आता है और उस संशोधन में पुनः जो देखा जाए तो 60% जो था वह जनसंख्या को आधार बनाया गया था और 20% जो था वह प्रति व्यक्ति आय को और 10% जो था वह कर प्रयास को। आप देखेंगे पहले कर प्रयास और राजकोषीय प्रबंधन जो था वह 7.5% था और 10% जो था वह विशिष्ट समस्याओं को, यह भी 7.5% था। आप जस्ट पिछले पेज पर जाएंगे तो वहाँ पर यही है, जस्ट पीछे आप जाएंगे तो यही मिलेगा। आइए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। अभी तक कुल कितने आयोग का गठन किया गया, उनके अध्यक्ष कौन कौन थे और उनका कार्यकाल कब, उनकी अवधि कब तक थी, उनके लागू संस्कृति को लागू जो रिकमेंड कर रहे हैं उसको लागू करने का। और एक चीज़ आपको यहाँ पर बतला दूं, यह संविधान के आर्टिकल 280 में इसका प्रावधान है कि वित्त आयोग का कब गठन किया जाएगा, इसमें
कौन अध्यक्ष होंगे और उनकी योग्यता क्या होगी और इसमें सदस्यों की संख्या क्या होगी। क्योंकि एक अध्यक्ष होते हैं, 4 सदस्य होते हैं। तो आइए हम लोग विभिन्न आयोगों के बारे में बात कर लेते हैं कि वह कौन से अध्यक्ष थे और उनका कार्यकाल क्या था। प्रथम वित्त आयोग जो के अध्यक्ष जो थे वह केसी नियोगी थे। आप लोग नियोगी कमेटी के बारे में भी सुने होंगे, जिसके आधार पर भारत में प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया था। और मैं जस्ट पिछले वीडियो में प्लानिंग कमीशन के बारे में बतलाया हूँ, वहाँ पर भी जाकर आप केसी नियोगी समिति के बारे में जान सकते हैं और देख सकते हैं। केसी नियोगी समिति का गठन किया गया था और यह संस्तुति जो दी थी 1952 में, और इनका जो अवधि था लागू होने का यह 1952 से 57 तक था। और जब भी कोई कमेटी गठित की जाती है तो जब अपना प्रतिवेदन सौंपती है तो वह राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति को वह सलाह के रूप में होता है। लेकिन जब वह लोकसभा, उनके माध्यम से लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति जब उस पर सिग्नेचर कर देते हैं तो वह एक अधिनियम बाध्यकारी के रूप में हो जाता है और वह अगले जो अवधि होती है उसमें वह उसे लागू करना होता है। तो यह 52 से 57 तक था। आइए हम लोग द्वितीय वित्त आयोग के बारे में बात कर लें। इसके अध्यक्ष जो थे वह के संथानम थे। यह कभी कभी आपको कूट में यह पूछ देता है कि अवधि दे देगा या वित्त आयोग दे देगा और अध्यक्ष दे देगा, और उसे मिलान करने के लिए दे देता है। के संथानम थे। इन्होंने अपना रिपोर्ट जो सौंपा था वह 1957 को सौंपा था और इनका जो कार्यकाल था वो अवधि जो थी इनकी संस्तुतियों को लागू होने की वह 1957 से 1962 तक थी। तीसरा वित्त आयोग हम लोग देख लेते हैं। एक चंदा थे और इनका रिकमेंडेशन जो आया था वो 1961 में आया था और इनका जो ड्यूरेशन था लागू होने के इनके तृतीय वित्त आयोग के संस्तुतियों का वो 1962 से 66 तक था। आप देखेंगे 1962 में हमारा इंडिया और चाइना का युद्ध होता है और उसमें हमें काफ़ी हार की, इनडायरेक्टली कहा जाए तो हार की स्थिति, बहुत ही कंडीशन खराब हो गई थी। क्योंकि वह कंडीशन एक आइए हम लोग चतुर्थ वित्त आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। इसके जो थे वह पी के राजमन्नार थे। इन्होंने अपनी संस्तुति जो दी थी यह 1965 में दी थी और इनका जो लागू होने का समय था, अवधि था, यह 1966 से 69 तक था और 1969 में ही 14 बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया था। फिर पांचवें वित्त आयोग देख लेते हैं। महावीर त्यागी थे और इन्होंने रिकमेंडेशन जो दिया था 1969 में दिया था और अवधि जो इस वित्त आयोग की थी वह 1969 से 74 तक थी। आइए आगे हम लोग देख लेते हैं छठा वित्त आयोग। छठा वित्त आयोग के ब्रह्मानंद रेड्डी थे। इन्होंने संस्तुति जो दी थी वह 1973 में दी थी और इनके लागू होने का जो अवधि था वो 1974 से 79 तक था, 79। सातवां वित्त आयोग जे.एम. सेटल थे इसके अध्यक्ष और इन्होंने संस्तुति 1978 में दी थी और इनके लागू होने का जो समय था वह 1979 से 84 तक था। फिर आइए आठवां वित्त आयोग देख लेते हैं। वाई.बी. चौहान थे। 1984 में इन्होंने रिकमेंडेशन किया था और 1984 से 89 तक इनके लागू होने की अवधि थी इनके रिकमेंडेशन का। और नौवां वित्त आयोग देख लेते हैं। नौवां वित्त आयोग के एन के पी साल्वे थे। इन्होंने 1988 में अपना रिकमेंडेशन दिया था और 1989 से लेके 1995 तक 6 वर्षों के लिए यह लागू हुआ था। 1989 से 90, फिर 90 से 95 तक इनके जो रिकमेंडेशन था उसका अवधि था लागू होने का। आइए
10वां वित्त आयोग देख लेते हैं। केसी पंत थे, इन्होंने रिकमेंडेशन जो दिया था 1994 में दिया था और इनकी अवधि जो लागू होने की थी वह 1995 से 2000 तक थी। आइए हम लोग आगे चलते हैं। 11वां वित्त आयोग। 11वां वित्त आयोग एएम खुसरो थे, यह अलीगढ़ विश्वविद्यालय से थे और इनका जो रिकमेंडेशन था यह 2000 में इन्होंने दिया और इनकी जो अवधि थी यह 2000 से 2005 तक थी। अब 12वां वित्त आयोग के बारे में हम लोग जिक्र कर लेते हैं। यह सिंह रंगराजन थे, आप जानते हैं, यह पूर्व आरबीआई के गवर्नर भी हैं और इनकी बहुत सारी बुकें वर्तमान समय में दक्षिण भारत के स्कूलों में भी पढ़ाई जाती हैं और का बहुत महत्वपूर्ण यह किताब लिखे हुए हैं। और इन्होंने अपनी संस्तुति जो दी थी यह 2004 में दी थी और इनकी अवधि जो थी यह 2005 से 2010 तक थी। 13वां वित्त आयोग के बारे में देख लेते हैं। विजय केलकर इसके अध्यक्ष थे और इनका जो रिकमेंडेशन वर्ष था यह 2009 था और इनकी अवधि जो थी इनके 13वें वित्त आयोग की यह 2010 से 2015 तक थी। और यही विजय केलकर हैं जो गरीबी पॉवर्टी पर भारत में रिकमेंडेशन किए थे और यह 2009 में ही यह किए थे। वर्तमान समय में यह नहीं है, एक्सपायर हो गए, बहुत समय हो गया। और 14वां वित्त आयोग के बारे में देख लेते हैं। वाई रेड्डी, यह भी आरबीआई के गवर्नर थे और इनकी संस्तुति वर्ष थी यह 2014 थी और इनका जो अवधि था यह 2015 से 2020 तक था। अब हम लोग आते हैं 15वां वित्त आयोग जिसका कार्यकाल अभी भी चल रहा है, जिनके रिकमेंडेशन का जो यह संस्तुतियाँ दिए हैं वह अभी भी चल रहा है। यह 2020 में अपना रिकमेंडेशन दिए थे और जो लागू होने का वर्ष था वह आपका 2020 से 2026 तक था। आइए हम लोग आगे महत्वपूर्ण प्रगति पर देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ हैं, जैसे 12वां वित्त आयोग है, 12वां वित्त आयोग, 13वां वित्त आयोग, 14वां वित्त आयोग। फिर हम लोग अलग से 15वें वित्त आयोग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि 14वां वित्त आयोग 12वां वित्त आयोग के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि यह कौन कौन सी कसौटी थी और किसके आधार पर कितना एलोकेशन टैक्स का किया गया था। और यह सभी परसेंटेज में है, प्रतिशत में है। आवश्यकता अक्षमता के आधार पर यदि देखा जाए तो इसमें सब कैटेगरी जो थी, जनसंख्या यह 1971, फिर उसके बाद जनसंख्या एक और मानक लिया गया, यह 2001 की जनसंख्या जो प्रत्येक 10 वर्ष पर की जाती है, उसी जनसंख्या 2001 के आधार पर। तो आप 12वें वित्त आयोग में देखेंगे, 12वें वित्त आयोग में 25% 1971 की जनसंख्या पर किया गया, जबकि 2001 की जनसंख्या के आधार पर कोई एलोकेशन नहीं हुआ इसमें। और आगे देख लेते हैं इसके सब कैटेगरी में, तो क्षेत्रफल इसमें समायोजित वन आच्छादन है, इस पर 10% रखा गया टोटल टैक्स एलोकेशन का। और 13वां वित्त आयोग देख लेते हैं, इसमें 23% जनसंख्या हो गया 1971 का, जबकि क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो यह 10% हो गया। अब आगे हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो था यह 17% हो गया 1971 की जनसंख्या के आधार पर, लेकिन 14वें वित्त आयोग में आप देखेंगे 2001 की जनसंख्या को 10% मानक दिया गया था। और इसी को लेकर दक्षिण भारत के जो राज्य हैं जहां टीएफआर घट रहा है, जहां की जनसंख्या घट रही है, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस इशू पर विवाद खड़ा किया था, जो वर्तमान समय में यह जनसंख्या मानक लिया गया था। फिर अगर क्षेत्रफल के आधार पर हम देखें तो क्षेत्रफल के आधार पर यहाँ पर 14वें वित्त आयोग में 15% कर दिया गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। क्षमता के आधार पर देखा जाए तो क्षमता में आय जो दूरी थी इसको 50% रखा गया, 50% रखा गया, जबकि 13वें वित्त आयोग में इसमें कुछ नहीं, इसको गैप कर दिया गया। और
14वें वित्त आयोग में यह 50% पुनः रख दिया गया। राजकोषीय क्षमता दूरी, उस राज्य की राजकोषीय स्थिति कैसी है उस आधार पर अगर देखा जाए 12वें वित्त आयोग में, तो इसमें कोई एलोकेशन टैक्स का नहीं रखा गया, जबकि 13वें वित्त आयोग में यह 47.5% हो गया, 47.5% हो गया। और 14वें वित्त आयोग में इसमें कोई प्रगति नहीं होती, इसके लिए कोई एलोकेशन नहीं रखा जाता है। और अगर हम परफॉर्मेंस देख लें, जिसे निष्पादन कहा जाता है, तो निष्पादन में 2 कैटेगरी थी, कर प्रयास, राजकोषीय अनुशासन। कर प्रयास क्या है उस राज्य का, उसके आधार पर 7.5% किया गया था। जबकि राजकोषीय प्रयास जो 12वां वित्त आयोग है उसमें भी 7.5% दोनों में रखा गया। जबकि आगे आप देखेंगे 13वें वित्त आयोग में तो यहाँ कोई एलोकेशन नहीं किया गया है, जबकि आप राजकोषीय अनुशासन में देखेंगे तो यह 17.5% है। और आप 14वें वित्त आयोग में देखेंगे तो यहाँ कोई एलोकेशन दोनों में नहीं है, न कर प्रयास में है न ही राजकोषीय अनुशासन में है। आइए हम लोग आगे इसके प्रगति को देख लेते हैं। अब हम लोग 15वां वित्त आयोग, चूंकि वर्तमान समय में इसका ही अवधि चल रहा है, तो इसके बारे में हम लोग भी एक अलग से पढ़ लेते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन थे। इसके अध्यक्ष श्री एन.के. सिंह थे और इसमें जो सदस्य थे श्री अजय नारायण झा थे। फिर दूसरे, जैसा कि मैं पहले ही बतला चुका हूं कि एक अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं, 4 सदस्य होते हैं, टोटल 5 होते हैं। और प्रोफेसर अनूप सिंह दूसरे इसके सदस्य थे, डॉक्टर अशोक लहड़ी इसके तीसरे सदस्य थे और डॉक्टर रमेश चंद इसके चौथे सदस्य थे। यह बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग विभिन्न परीक्षाओं में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। और इनका संस्तुति वर्ष था यह 2020 था और अवधि जो थी यह 2020 से 2026 तक थी। ऊर्ध्वाधर कर विभाजन जो था वह 41% था और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह विभिन्न परीक्षाओं में कई बार यह आ चुका है और यह 2026 तक आप मान लीजिए, जब तक इनका ड्यूरेशन चल रहा है तब तक यह हमेशा यह महत्वपूर्ण है, इस पर जरूर पूछ देगा। और जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं उसमें सदस्य या तो एन.के. सिंह अध्यक्ष इन सबको करके वह क्वेश्चन बना सकता है। आइए हम लोग आगे प्रगति देखते हैं। वह ऊर्ध्वाधर था और यह क्षैतिज है। क्षैतिज का मतलब यह होता है राज्यों के बीच में टैक्स का बंटवारा। यदि हम आवश्यकता आधारित कसौटियों के आधार पर देखें, वहाँ पर क्या आवश्यकता है उसके आधार पर जनसंख्या पर 15% टोटल टैक्स का रखा गया। अगर क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल पर 15% रखा गया। वन इकोलॉजी इन्वायरमेंट को विशेष ध्यान दिया गया और इस पर जो है कि 10% रखा गया। और क्षमता आधारित कसौटी की बात करें तो आय दूरी, आय में असमानता क्या है उसके आधार पर 45% यानी 45% रखा गया। यदि हम निष्पादन कसौटी की बात करें तो जनसांख्यिकी निष्पादन, वहाँ पर डेमोग्राफी जो परफॉर्मेंस है उसमें क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं उस पर 12.5% रखा गया। जबकि कर तथा राजकोषीय प्रयास के लिए 2.5% टोटल कर का रखा गया। आइए हम लोग आगे बात कर लेते हैं अपने नोटबुक IAS संस्थान के बारे में। आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए, गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पर नोटबुक IAS वाइट मीडिया एजुकेशन फॉर ऑल टाइप कीजिए और वहाँ से हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। अगर डाउनलोड करने में आपको कोई दुविधा या असमंजस आ रही है, कोई दिक्कत हो रहा है, टेक्निकल दिक्कत आ रही है, तो आप विशेषकर इन 2 नंबरों पर आप कॉल कीजिए और यहाँ से आपको 24 आवर
और सातों दिन हमारे टेक्निकल स्टाफ मौजूद हैं। कोई भी समस्या पर आपको यहाँ से रिस्पांस तत्काल मिलेगा और इस पर आप कॉल कीजिए। और साथ ही साथ आप इसको डाउनलोड करने के बाद तीन लाइन डॉट दिखाई देगा और इसमें जाकर आप लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप बीपीएससी, यूपी आरओ, यूपीएससी और एमपीपीएससी के टेस्ट सीरीज बेहद ही कम कीमत पर, या हम अगर अर्थशास्त्र की भाषा में कहें तो वहनीय लागत में आप इसको दे सकते हैं। धन्यवाद।